प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं सीके हिंदी वर्ल्ड। सीके हिंदी वर्ल्ड में अब तक यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल जो रचनाएं हैं उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं उसके आधार पर आपके सामने 2 डेमो कक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। 2 डेमो क्लास हुए हैं। यह तीसरी कक्षा होने जा रही है। इसमें भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत की जाएगी। इस तीसरी डेमो क्लास में भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत की जाएगी, उनका हल करवाया जाएगा। उसके बाद जो कक्षा शुरू होगी वह एक एक करके आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक या जो रचनाएं शामिल हैं उन रचनाओं के बारे में बातचीत की जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा और उन पर अलग से प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। आज के इस सेशन में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या था? 20 प्रश्न, 10-10 करके 20 प्रश्न हो गए थे। अब 21वें प्रश्न और इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने जो रचनाएं दी गई हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हम देखते हैं कि यह रचनाएं किस किस समय में लिखी गई हैं और उनको हम कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। उसके बाद तीसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1996 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह। इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह। उसके बाद चौथे और अंतिम विकल्प में क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था। सबसे पहले जिस रचना का प्रकाशन हुआ था वो कौन है? 1929 ईस्वी में किसका प्रकाशन होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले नंबर पर हो जाएगा, पहला। उसके बाद 1929 के बाद 1938 दूसरा हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा 1952 हिंदी साहित्य का आदिकाल। चौथा जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और उसके बाद 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह ने लिखा था वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर तीसरा। ये कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल 1929। ये कौन सा है? 1938 राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास। ये कौन सा है? 1952 हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये कौन सा है? 1996 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन से। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहले कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी, कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास पहले प्रकाशित हुआ था, साहित्य इतिहास का ग्रंथ, और कौन सा बाद में प्रकाशित हुआ था, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। दूसरी बात अब हम इसमें देखते हैं कि अन्य जो रचनाकार हैं, जो इसके लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था। बच्चन सिंह का जन्म कब हुआ था? बच्चन सिंह का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि हमको लेखकों की जन्म तिथि भी याद है, तो हम तो भी जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद कौन हो जाएंगे? राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर बच्चन सिंह 1919 सिंह। ठीक है, इस प्रकार रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को आरोही क्रम में उनके जन्म काल के अनुसार और उनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करने के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना का संबंध भारत विभाजन से नहीं है? किस रचना का संबंध भारत विभाजन से नहीं है? आपके सामने विकल्प है, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, तमस और झूठा सच। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा निर्वंशिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा निर्वंशिया। ठीक है, राजा निर्वंशिया इसका सही उत्तर होगा। इसका संबंध भारत विभाजन से नहीं है, इसका संबंध भारत विभाजन से नहीं है, जबकि जो कहानी सिक्का बदल गया, तमस उपन्यास और झूठा सच उपन्यास, इन तीनों का संबंध किससे है? भारत विभाजन से है। इन तीनों रचनाओं का संबंध किससे है? भारत विभाजन से है। ठीक है, तमस किसका उपन्यास है? तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1958 और 1960 ईस्वी में, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके दोनों भागों के बारे में पहले की प्रश्नोत्तर में बता चुका हूं कि पहले भाग का नाम क्या था और दूसरे भाग का नाम क्या था। पहला भाग जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? वतन और देश। वतन और देश। और दूसरा भाग जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? देश का भविष्य। देश का भविष्य। ठीक है, यशपाल का उपन्यास हो गया, झूठा सच, तमस भीष्म साहनी का उपन्यास हो गया, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। इसका संबंध भारत विभाजन से है। इसका जो कंटेंट है भारत के विभाजन पर है। उसके बाद राजा निर्वंशिया, इसका संबंध भारत विभाजन से नहीं है। इसके लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी का समय कब है? 1957। और कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इन सब चीजों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर फिर हम चलते हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल जी का मतलब राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपके पास विकल्प है, सराफा, शालिभद्र सूरी और पुष्पदंत को और स्वयंभू को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सराफा। राहुल सांकृत्यायन जी ने सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया सराफा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शालिभद्र सूरी विकल्प में है, पुष्पदंत है और स्वयंभू है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, इसको भी जान लेते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बताइए पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आपके लिए छोड़ रहा हूं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा का साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऊपर एक प्रश्न में आ चुका है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसी किताब में इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आलोचनात्मक
इतिहास, इसका समय कब है? आलोचनात्मक इतिहास, इसका समय कब है? 1938 ईस्वी। ठीक है। एक और प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्न का जवाब आप पोस्ट कर कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न कौन सा है कि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसने माना है? सबसे बड़ा कवि किसने माना है? किस आलोचक ने स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक प्रश्न ये है स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसने माना है। दूसरा प्रश्न ये है कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, किस आलोचक ने कहा है और अपने किस इतिहास में ग्रंथ में कहा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बाकी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र इसमें शामिल है, मिश्र बंधुओं में शामिल है। मतलब इन्हीं तीनों को मिला करके मिश्र बंधु कहा जाता है। ठीक है, मिश्र बंधुओं का इन्हीं तीनों ने मिलकर के सम्मिलित रूप से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की है? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने की है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखिए। याद रहे कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है आप बताना है। आपके सामने जो विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था यह कथन कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। क्या कहा था? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इस कथन का संबंध किस आलोचक से है। केशव दास के बारे में यह कथन किसने कहा है? इसके बारे में कहा गया है केशव दास के बारे में यह कथन किसने कहा है? केशव दास के बारे में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव के बारे में। कई बार यह प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो केशव शब्द है यहाँ से गायब रहता है, केशव शब्द यहाँ से गायब रहता है, यहाँ खाली स्थान रहता है और इस खाली स्थान की पूर्ति करनी होती है। और यह पूछा जाता है कि यह कथन किसके बारे में कहा गया है। तो यह कथन किसके बारे में कहा गया है हम जान लेंगे, इसको याद करके रखिएगा। केशव दास के बारे में कहा गया है। किसको कवि हृदय नहीं मिला था? केशव दास को। और ऐसा कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किस रचना में कहा है। किस रचना में रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के बारे में ये बात लिखी है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ठीक है, अब हम
अन्य जो विकल्प में आए हुए रचना आलोचक हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब कब हुआ था, क्योंकि इनके बारे में इनके जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कोई भी आलोचक कब जन्म लेता है, कब उसकी मृत्यु होती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचना है, उन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है, उन रचनाओं के अंदर उसने विभिन्न रचनाकारों के बारे में कौन कौन से अपने आलोचकी मत रखे हैं, अपने कथन रहे हैं, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 में डॉक्टर नगेंद्र का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद ही है आपको, 1907 में। रामचंद्र शुक्ल का अब तक याद ही हो जाना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ, 1884 में। राहुल सांकृत्यायन का कब जन्म हुआ था? 1893 में। ठीक है, 1893 में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले किसका नाम आता है। सबसे पहले आता है 1893 राहुल सांकृत्यायन का, 1893 राहुल सांकृत्यायन। फिर नहीं, 1893 नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सबसे पहले होगा 1884 में। ठीक है, 1884 में रामचंद्र शुक्ल होंगे, 1884। तो पहला नाम किसका आएगा? रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद दूसरे नंबर पर 1893 आएंगे। 1893 में कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे 1915 में डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, ये हो गए रामचंद्र शुक्ल, ये हो गए राहुल सांकृत्यायन, ये हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये हो गए डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो इस तरह से हम रचनाकारों को, आलोचकों को उनके जन्मकाल के अनुसार और उनकी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न इसमें मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न हम आपके लिए ये कहते चले जा रहे हैं कि आप बताइए कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। प्रश्न आपके लिए है, एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न क्या है कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। ठीक है, आप बताइएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ठीक है, तो त्रिवेणी हम जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिवेणी का संबंध है किससे? त्रिवेणी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी की रचना की है। यह समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, इनमें 3 समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है और 3 रचनाकारों के बारे में, 3 महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में लिखा गया है। 3 महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में त्रिवेणी लिखी गई है, 3 महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में। और ये 3 के तीनों जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इनका समय कब है? भक्ति काल के हैं। तीनों महत्वपूर्ण भक्ति काल के ही। इनका संबंध किससे है? भक्ति काल से संबंध है। ठीक है, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है। इसमें 3 महत्वपूर्ण निबंध हैं और 3 रचनाकारों के बारे में है और तीनों रचनाकारों का संबंध किसके कब से है? भक्ति काल से है। अब देखिए, आप विकल्प में उत्तर अपने आप बता ले जाएंगे। कबीर सूर तुलसी, ठीक है, जायसी सूर तुलसी, प्रसाद पंत निराला और केशव दास बिहारी और घनानंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, कबीर सूर और तुलसी ये भी भक्ति काल के ही हैं, ये भी 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, परंतु फिर भी कबीर सूर तुलसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में शामिल नहीं किया है। और कबीर के बारे में उनके विचार कैसे थे, कबीर की आलोचना उन्होंने किन शब्दों में की है, उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, ये भी आप जानते हैं। इसलिए त्रिवेणी में कबीरदास जी का शामिल होना संभव नहीं जान पड़ता है। और पंत प्रसाद निराला ये तो आधुनिक काल के हैं,
केशव बिहारी घनानंद, इनका संबंध रीतिकाल से है। ठीक है, इनका संबंध किस काल से है? रीतिकाल से है। प्रसाद पत्र निराला का संबंध आधुनिक काल से है, आधुनिक काल के छायावाद से है। तो बचते कौन है? कबीर को भी निकाल दिए, तो बचते कौन है? जायसी, सूर, तुलसी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी, सूर, तुलसी। जायसी, सूर, तुलसी, तो ये वाला उत्तर सही होगा, जायसी, सूर, तुलसी। इसका क्रम भी देखिए, जायसी, सूर, तुलसी है। अगर सूर, तुलसी, जायसी लिखा होता, सूर फिर तुलसी फिर जायसी, तो ये सवाल तो सही होता एक तरह से, क्योंकि 3 महान रचनाकारों के बारे में लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में। ये सवाल तो सही होता, लेकिन उसके बावजूद भी इसका क्रम गलत है। ठीक है, तो क्रम इसका क्या होगा? सबसे पहले उन्होंने जायसी को स्थान दिया है, सबसे पहले जायसी को स्थान दिया है, उसके बाद सूरदास को स्थान दिया है, उसके बाद किसको स्थान दिया है? अंतिम में तुलसीदास को स्थान दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जायसी, सूर, तुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने त्रिवेणी नामक रचना में जायसी, सूर, तुलसी 3 रचनाकारों के बारे में लिखा है, उनकी संख्यात्मक प्रस्तुति की है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपके सामने विकल्प है, जर्मन, फ्रांसीसी, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, ये आप जानते होंगे, या जो लोग जानते हैं वो कमेंट करें। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज हम देखते हैं फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, रिपोर्ताज का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि रिपोर्ताज है क्या, कब से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि रिपोर्ताज विधा का जो शुरुआत होती है, जो उसका आविर्भाव होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। लिख लेते हैं, इस विधा का आविर्भाव, इस विधा का यानी इसका रिपोर्ताज का, इस विधा का आविर्भाव इस विधा का आविर्भाव कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इसका आविर्भाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। इस विधा का आविर्भाव कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय ही इस विधा का आविर्भाव होता है। और सबसे पहला जो रिपोर्ताज का लेखक माना जाता है, रिपोर्ताज का जनक माना जाता है, उसका नाम क्या है? रिपोर्ताज का जनक किसे कहा जाता है? इसको भी हम लिख लेते हैं, रिपोर्ताज का जनक। ठीक है, रिपोर्ताज का जनक, रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? रिपोर्ताज का जनक एक रूसी साहित्यकार को माना जाता है। रिपोर्ताज का जनक कौन है? एक रूसी साहित्यकार है। रिपोर्ताज का जनक कौन माना जाता है? रूसी साहित्यकार। और उस रूसी साहित्यकार का नाम क्या है? इलिया एहरेनबर्ग। इसका नाम क्या है? इलिया एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग। ठीक है, रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को रिपोर्ताज का जनक स्वीकार किया जाता है। ये पूरे जब से रिपोर्ताज शुरू होता है तब से विश्व साहित्य में। अब हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में रिपोर्ताज की शुरुआत कब होती है। तो हिंदी में रिपोर्ताज की शुरुआत कब मानी जाती है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में रिपोर्ताज के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में रिपोर्ताज के जनक, हिंदी में रिपोर्ताज के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में रिपोर्ताज के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं हिंदी में रिपोर्ताज के जनक? शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसको पूछा गया है कि रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है, और रिपोर्ताज का संबंध किस भाषा से है। ये तो कई बार पूछा गया है, रिपोर्ताज का संबंध किस भाषा से है, ये वाला सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है कि रिपोर्ताज का संबंध किस भाषा से है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्ताज का, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक माना जाता है, तो इन्होंने ऐसी कौन सी रचना लिखी है जिसकी वजह से इनको रिपोर्ताज का जनक माना जाता है?
तो हम देखते हैं कि इनकी जो पहला रिपोर्टाज है उसका नाम क्या, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा, ठीक है। लक्ष्मीपुरा इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, पहली बार प्रथम रिपोर्टाज है, और इसका प्रकाशन कब होता है, रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938 ईस्वी में होता है। दिसंबर 1938 ईस्वी की इस पत्रिका में, रूपाव पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है। रूपाव पत्रिका में दिसंबर 1938 ईस्वी में लक्ष्मीपुरा नाम के रिपोर्टाज का प्रकाशन होता है। उसके लेखक कौन है, श्रीराम सिंह चौहान, और इसी से हिंदी में रिपोर्टाज का जनक श्रीराम सिंह चौहान को माना जाता है, ठीक है। रिपोर्टाज का संबंध किस भाषा से है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। हर रस का अपना स्थायी भाव होता है, वही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और विचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव कौन है, हमारे पास विकल्प है, उत्साह है, क्रोध है, जुगुप्सा है और शोक है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। अब जब अन्य जो अस्थायी भाव दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किसके स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस का। क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, रौद्र किसका स्थायी भाव है, क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस का। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, विभत्स रस का, विभत्स, ठीक है, विभत्स। विभत्स का अस्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस। शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस। मतलब करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देख लेते हैं और देख लेते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कैसे कैसे, संयोग और वियोग, दो भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है, संयोग और वियोग। अगले प्रश्न की ओर और इस सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। एक और प्रश्न है, अंतिम नहीं है। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है, एकमात्र रस किसने माना है, भरत मुनि, भट्टनायक, भवभूति और आचार्य विश्वनाथ। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। एको रस करुणा, करुण रस को एकमात्र रस माना है इन्होंने, और इसी करुण रस से सारे रस की निष्पत्ति मानी है। तो एको रस करुण ही एकमात्र रस है, भवभूत का कथन है, ठीक है। करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले विद्वान कौन है, भवभूति, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भरत मुनि। भरत मुनि के संबंध में जानते ही हैं, इनका एक प्रसिद्ध रस सूत्र है, कौन सा, भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र कौन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति भरत मुनि का रस सूत्र है। भरत मुनि का रस बहुत महत्वपूर्ण रस सूत्र है, और इसी रस सूत्र की व्याख्या करने के लिए चार विद्वान आते हैं। कौन कौन विद्वान इस की व्याख्या करने वाले आए हैं, भट्ट लोलट और कौन, दूसरे कौन है, श्री शंकुक, तीसरे कौन है, भट्ट नायक और चौथे कौन है, आचार्य अभिनव गुप्त। चौथे कौन है, अभिनव गुप्त, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने में चार आलोचकों ने, चार व्याख्याकारों ने अपनी व्याख्याएं दी है। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है उसको भी नोट कर लेते हैं। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है, ऐसे ही समझ लो। विभावानुभाव व्यभिचारी, विभाव उसमें कौन कौन से आते हैं, विभाव, अनुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव, और कौन से आते हैं, व्यभिचारी, ठीक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसा निष्पत्ति, इन तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा किसका कथन है, भरत मुनि का कथन है। और इसी भरत के इसी कथन की व्याख्या करने के लिए भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने अपनी व्याख्याएं दी हैं। इनके अपने अपने दर्शन अलग अलग हैं और इनकी अपनी अपनी मान्यताएं अलग हैं। पिछले सेशन के
एक प्रश्न में इंग्लिश को करवा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, भट्टनायक ने ही अभिनव भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है और अपना सिद्धांत दिया है कौन सा? भुक्तिवाद। अपना सिद्धांत इन्होंने किस नाम से दिया है? भुक्तिवाद, या फिर इसको कहते हैं भोगवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद कहा है इन्होंने। साधारणीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? भट्टनायक का। साधारणीकरण से की सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है? साधारणीकरण किसने किया है? भट्टनायक। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखते हैं। अब चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संविधान के किस भाग में है ये? भाग 17, भाग 17 और अनुच्छेद 343। इसमें क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और उसके बाद इन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है, 346 में, 47, 48 और 351 में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में जो डिटेल से पढ़ाएंगे तो बता दिया जाएगा। अभी हमारा जो अंतिम प्रश्न है यह पूरा हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इन 3 डेमो क्लासों में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की है, और इसमें हमने इन 3 डेमो क्लासों में जो हमारी 3 डेमो क्लास हुई है, इसमें हमने 10-10 करके 10 + 10 + 10 करके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है, और ये प्रश्न ऐसे थे जो पुराने प्रश्न पत्रों में शामिल है, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। आगे भी ये इसी प्रकार से पूछे ही जाएंगे, किसी न किसी रूप में, थोड़ा सा रूप बदल करके सामने आते रहते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम विशेष रूप से किसी एक रचना पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम ऐसे प्रश्नों को करवा रहे थे, लेकिन अब हम डेमो क्लास ये खत्म होती है। अब हमारा जो महत्वपूर्ण कक्षा शुरू होगी, उसमें जैसे प्रवास है, प्रवास सिलेबस में लगा हुआ है, प्रवास सिलेबस में लगा हुआ है, भारत भारती होगी, कामायनी है, ठीक है, रामायणी है, ये महाकाव्य हैं। उसके बाद छोटी छोटी कविताएं हैं, बड़ी कविताएं हैं, महाकाव्य हैं, उपन्यास हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की व्याख्या है, आलोचकों के अपने अपने मत हैं, उनके विचार कैसे हैं, भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विचार कैसे हैं, आदिकाल के बारे में सबके विचार कैसे हैं, तो सब कुछ डिटेल से करवाया जाएगा। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।